ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मूविंग फॉरवर्ड एंड बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज आगे पीछे हो रहा है मतलब क्या हो, वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन को तीन तरह से मेजर किया जाता है, तीन चीज से, एक है एम्पलीट्यूड, दूसरा है फेस और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब तीन चीज, इन तीन चीज को मिला के वाइब्रेशन को एनालाइज किया जाता है जी। सबसे पहला चीज है वाइब्रेशन क्रिएट कैसे होता है। वाइब्रेशन चाहे तो इंटरनल फोर्स की वजह से या इंटरनल सोर्स की वजह से क्रिएट होगा। इंटरनल सोर्स जैसे रोटेटिंग इक्विपमेंट्स में खास करके वाइब्रेशन हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ रोटेटिंग इक्विपमेंट्स है, पंप है, बॉयलर्स ब्लोअर्स है, कंप्रेसर है, फैंस है। तो ये जो बड़ा बड़ा रोटेटिंग इक्विपमेंट्स है इसका हम लोग वाइब्रेशन मेजरमेंट करते हैं। वाइब्रेशन को मेजर करना क्यों जरूरी है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आप एक नया बाइक खरीदते हो तो उसका इंजन जब आप स्टार्ट करते हो तो हिल रहा है थोड़ा सा, इंजन स्टार्ट होने पे थोड़ा सा हिलता है। तो वो इंजन जो हिल रहा है अभी नया है एकदम, तो वो किस में हिल रहा है, अंदर में कितना वाइब्रेशन है, जितना परमिसिबल वाइब्रेशन है, मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर में है, डेंजर लिमिट में नहीं है। वही एक कोई पुराना गाड़ी देखते हो वो एकदम उसका इंजन ऐसा ऐसा हिल रहा है पूरा, ऐसा लगता है कि टूट फट के पूरा अलग हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट्स है, अगर सोच लीजिए कि कोई इंजन ही है आपके गाड़ी का जिसमें वाइब्रेशन बढ़ रहा है, वाइब्रेशन क्यों बढ़ रहा है इसमें, इंटरनल रोटेटिंग पार्ट्स की वजह से, है ना। इंटरनल रोटेटिंग पार्ट्स की वजह से वाइब्रेशन बढ़ रहा है, और अगर आप उसको मॉनिटर करके सही समय पे अपने इंजन को रोक कर उसको सर्विस नहीं करते हैं तो क्या होगा, इंजन चाहे सीज होगा या फिर अंदर का जो शाफ्ट वगैरह है वो टूट फट सकता है। तो अगर वो टूट जाता है, कुछ हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपका क्या होगा, अगर आप उसको रोक के सर्विस करते हैं उसमें ज्यादा खर्च आएगा, या टूट फट जाएगा तो उसमें खर्च आएगा। टूट फट जाएगा तो हो सकता है कि आप उसको रिपेयर करने के लायक भी ना हो, है ना। तो हमको क्या करना है, जो बड़ा बड़ा रोटेटिंग मशीन्स है और हाई स्पीड मशीन्स है ना, उसका आरपीएम कितना होगा, 20,000 30,000 आरपीएम का मशीन है, मतलब 1 मिनट में इतना दफा वो घूम जा रहा है, ठीक है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, नहीं सर, रोटेशन पर मिनट, रेट पर मिनट या रिपीट पर मिनट, अलग अलग रिवॉल्यूशन पर मिनट, सब कोई अलग अलग बोलता है। रोटेशन पर मिनट का मतलब कोई भी चीज है जब वो रोटेट हो रहा है तो 1 मिनट में, अगर एक पर रोटेशन पर मिनट बोले तो 1 मिनट में एक दफा घूम रहा है। अगर हम बोले 10,000 आरपीएम है तो 10,000 टाइम्स 1 मिनट के अंदर में घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड आरपीएम। तो ये हो गया आपका इंटरनल सोर्स की वजह से क्या हुआ, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और अगर हम उसको मॉनिटर करके ये नहीं किए तो भी मेरा मशीन डैमेज हो जाएगा। दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हम लोग क्या देखते हैं, पोल खड़ा है, जब तेज हवा चल रहा है तो वो हिल रहा है, कभी ज्यादा हिल रहा तो लगता है भागो नहीं तो तुम के गिर जाएगा, है ना। जो जैसे खजूर का पेड़ है, ताड़ का पेड़ देखते क्या है, लगता है गिर जाएगा तो हवा पे, तो वो किस वजह से हिल रहा है, एक्सटर्नल वाइब्रेशन क्यों हो रहा है उसमें, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। तो हम लोग को क्या चाहिए कि हम सही समय पे इसको मेजर करके अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम कोई भी बड़ा डैमेज होने से उसको रोक सकते हैं। तो वाइब्रेशन को डैमेज होने से कैसे रोकेंगे, अगर हम सिंपल एक ये ले कि कैसे वाइब्रेशन को, मान लीजिए कि ये आपका एक पोल है, इस पोल को आपने, ये वाइब्रेट कर रहा है पोल, आप एक लिमिट दे के रखे हैं कि यहाँ से यहाँ पर आप मॉनिटर करके रखे हैं, यहाँ पर इसको आप कुछ लगा के रखे हैं कि वाइब्रेशन अगर इस लिमिट के अंदर है तो नॉर्मल है, इसको पार कर रहा है तो एबनॉर्मल है ना, इस लिमिट के अंदर है तो नॉर्मल है, इसके बाद इसको पार करेगा तो एबनॉर्मल। तो अगर हम इसको पार करने से यहाँ पर मेजर कर ले, यहाँ पे खड़ा होकर मतलब कोई सेंसर लगा के देखें कि ये कितना इसके नजदीक आ रहा है और कितना इससे दूर जा रहा है, तो वाइब्रेशन का पता चल जाएगा, है ना। अगर कोई वाइब्रेशन नहीं है तो ये इसके नजदीक नहीं जाएगा, जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें उसके नजदीक जाएगा, ठीक है। तो रोटेटिंग शाफ्ट में भी हम लोग वैसे ही करते हैं, इसी तरह से मेजरमेंट करते हैं। नहीं, इससे पहले हम बताएं आपको, इसको जो मेजर करते हैं 3 तरह से मेजर मतलब एनालाइज करते हैं जो फिर इसको,
आपका वाइब्रेशन को तीन पैरामीटर्स को मिला के एनालाइज करते हैं। पहला चीज है एम्पलीट्यूड, दूसरा है फेस और तीसरा है आपका फ्रीक्वेंसी। एनीहाउ हम लोग ये जो एनालाइजिंग का पार्ट है ये हम लोग का पार्ट नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, इसके लिए एक स्पेशल हम बोल सकते हैं फील्ड है या स्पेशल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसका नाम जिसको बोला जाता है, कोई कम आप सुने होंगे, कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंडीशन मॉनिटरिंग टेक्नीशियन या आपको लिखेगा मशीन मॉनिटरिंग टेक्नीशियन या इंजीनियर, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, ये जो हम लोग बेंटली नेवाडा ये जो वाइब्रेशन प्रॉब वगैरह लगाते हैं उससे एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के जरिए ये लोग एनालाइज करता है कि मशीन का हेल्थीनेस कैसा है। इवन ये जो सॉफ्ट मान लीजिए कि कोई रोटेटिंग, जैसे आपका मशीन गाड़ी का इंजन है उसमें आप एक वाइब्रेशन का मेजरमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिए हैं और एक लिमिट दे दी है कि अगर इतना से ज्यादा वाइब्रेशन हो जाए तो आपका गाड़ी बंद हो जाना चाहिए। तो वहां पर भी हम लोग वैसा ही करते हैं, क्या करते हैं कि प्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, प्रॉप्स लगा के इसका सारा सिस्टम में जाता है, बेंटली नेवाडा सिस्टम में जाएगा और जाने के बाद हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि अगर वाइब्रेशन का लिमिट इतना माइक्रोमीटर से ऊपर चला गया तो मशीन बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले है पीक टू पीक और जीरो टू पीक। ये वाइब्रेशन को जो मेजर करेगा एम्पलीट्यूड इसका कि कितना हाई वाइब्रेशन है वो क्या किससे मेजर करेगा, जीरो टू पीक। अगर जीरो टू पीक है मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है यही लेगा। पर अगर हम मान लीजिए कि इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव मान रहे हैं, ये नेगेटिव साइड मान रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड मान रहे हैं। अगर हमको ये देखना है कि नेगेटिव साइड कितना जा रहा है और पॉजिटिव साइड कितना जा रहा है तो फिर हमको मेजरमेंट करना होगा पीक टू पीक। कौन सा मेजरमेंट होगा, पीक टू पीक। ये तरह से मेजरमेंट होता है कि दोनों साइड का वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेट कोई भी चीज कर रहा है तो इधर कितना जा रहा है, मान लीजिए कि आप पॉजिटिव ले रहे हैं पर नेगेटिव साइड में ज्यादा जा रहा है तो भी वाइब्रेशन है ना। तो इसलिए ज्यादातर जो मेजरमेंट होगा पीक टू पीक होगा। इसके बाद है मेरा अब प्रॉप के बारे में, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे होगा, इसके लिए प्रॉक्सिमिटी प्रॉब आता है। ये सारा चीज आप लोग का बुक में लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, इसके लिए क्या आता है, प्रॉक्सिमिटी प्रॉब आता है। ठीक है, प्रॉब होगा। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमिटी प्रॉब काम कैसे करता है, फर्स्ट में जब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कॉइल होता है जो सिल्वर वायर का बना हुआ होता है जी। और जब भी कोई कॉइल में पावर देते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पहला एडी करंट, सिंपल हम लोग सब जानते हैं ना, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और कोई भी कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एडी करंट या इसमें करंट फ्लो होने लगता है ना, ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट फ्लो, ईएमएफ जनरेट हुआ, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो कर जाएगा, तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, फैराडेज भी बोला। बट एडी क्या पाया, एडी ये पाया कि जब किसी अब हम लोग ये भी जान रहे हैं कि कोई भी कंडक्टर करंट कैरी करता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कंडक्टिव मटेरियल आता है तो इसके ऊपर में आपका करंट फ्लो होने लगता है, और ये करंट का फ्लो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये करंट का फ्लो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये अगर कॉइल है, कॉइल में आप पावर दिए हैं, करंट का फ्लो हो रहा है तो सर्किट में करंट बह रहा है ना। तो जैसे ही इसका ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा तो सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। सिंपल से वही है। प्रॉक्सिमिटी प्रॉब में आपका कॉइल होता है। अब कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कंडक्टर आता है
कंडक्टिव मटेरियल आता है या कंडक्टिव शाफ्ट आता है तो क्या होता है, कंडक्टिव शाफ्ट में आपका करंट फ्लो होने लगता है, जिसे एडी करंट के नाम से जानते हैं। और ये एडी करंट क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ कम होता है और उस सर्किट में, कॉइल के सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाता है। आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, हम बता देते हैं हिंदी में।